है। देन कुछ ऐसा GS हमारे पास हो गया, ठीक है, एंड CS इज आर आउटपुट, HS हम मान लेते हैं हमारा फीडबैक है, मोस्ट ऑफ द केसेस HS इज इक्वल टू 1, तो हम सिंपली लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज प्लस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हम डिफाइन करेंगे, ज्यादातर सिस्टम्स हमारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे हमारे पास था ES एंड दिस वाज माय कंट्रोलर, ठीक है, या मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो इनपुट टू अ कंट्रोलर इज बेसिकली अ एरर सिग्नल विच इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एज वेल एज इनपुट इन एस डोमेन। स्पेसिफिकली एस डोमेन के बारे में बात होती है, ठीक है। वैसे तो ईटी भी इवेल्युएट कर सकते हो, ईटी भी इवेल्युएट होता है, दैट इज एक्चुअल एरर सिग्नल, एरर सिग्नल। तो एरर सिग्नल इज बेसिकली CT माइनस ऑफ RT, ठीक है, लेकिन CT इज CS, RT इज RS, तो एरर सिग्नल ES, तो यहाँ पे हम ES इज इक्वल टू CS माइनस ऑफ RS हो गया, लेकिन एक्चुअल में दिस इज इक्वेटेड टू HS इज इक्वल टू 1, ये तभी कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। अब ये जो कंट्रोलर है एट टाइम्स वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का लिया जा सकता है, यानी कि किसी भी टाइप का कंट्रोलर हमारा हो सकता है, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव, PD कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव, एज वेल एज PI कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल, या PID कंट्रोलर, ठीक है। अब आपने कंट्रोलर लगा दिया, कंट्रोलर लगाने के बाद उसकी ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ट्यूनिंग मैच नहीं करेगी तो सिस्टम वैल्यू कैन गो अप टू एनी पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम डिफाइन करते हैं लेटस वी हैव दिस, ठीक है, यानी कि PD कंट्रोलर हमारे पास है, PD कंट्रोलर में P प्रोपोर्शनल हो गया, तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर सेज दैट KP हमारा होगा एंड KD, मतलब डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या देता है, KD इंटू S, डेरिवेटिव निकालता है ऑफ एरर सिग्नल, उसको अगर हम लाप्लास डोमेन। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है काफी। नहीं, क्लियर है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। नहीं बेटा, अभी फिलहाल तो मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मेरे पास क्लियर आ रही है इमेजेस। जी सर, क्लियर ही है। सर सर यूनिट 3 का है क्या टॉपिक ये? क्या चीज? सर ये टॉपिक यूनिट 3 का है क्या, PD कंट्रोलर? हाँ नहीं, यूनिट 3 का नहीं है बेटा, यूनिट 2 है, यूनिट 2 का लास्ट पार्ट है, जस्ट एक मिनट देना। न्यूमेरिकल के बाद? नहीं, यूनिट 2 का पार्ट है बेटा। न्यूमेरिकल के बाद का? न्यूमेरिकल के बाद क्या बेटा, अभी तो PD कंट्रोलर पे न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी में अभी तक कम ही आते हैं, बस डेफिनेशन पूछी जाती है ज़्यादातर, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस अब क्लियर हुआ कुछ? सर कल टेस्ट में थोड़ी आएगा टॉपिक? यस सर। टेस्ट में कल हाँ यूनिट 2, जी। कंप्लीट यूनिट 2, ये भी एज्यूम करो आएगा? ये भी आए। हाँ ओके। चलिए, तो हमारे पास एरर सिग्नल हमारे पास ये हो गया, ES हमारे पास हो गया, दिस दैट विल बी इक्वल टू CS माइनस ऑफ RS, ठीक है। तो इस टाइप से हमने यहाँ निकाला था, तो PD कंट्रोलर कैसे लगाना है हमें, प्रोपोर्शनल KP के लिए हो गया, और डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू आउटपुट US हमने UT कंसिडर किया था, UT इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ ET, ठीक है, KD वॉज द कॉन्स्टेंट एंड DT। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो इट प्रोवाइड्स मी S इंटू के डी डॉट ऑफ ES, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने उठा के रख लिया,
ठीक है, तो अब ये जो कंट्रोलर डिजाइन हुआ है ये हमारे पास पीडी कंट्रोलर होगा। ठीक है, दिस इज आर पीडी कंट्रोलर। अब सेम वही चीज कर सकते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, हम इस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड रिस्पॉन्स फाइनली हम जनरेट कर सकते हैं। चलिए, तो हमें पता है सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन जो होता है हमारा सी एस अपॉन आर एस से गिवन होता है, वेयर सी एस इज इक्वल टू जी एस। जी एस के साथ अब दिस इज माई टोटल जी एस नाउ। ठीक है, दिस कंप्लीट फंक्शन इज माई जी एस। ठीक है, तो अगर अब ये मेरा कंप्लीट फंक्शन जी एस बन जाएगा तो हमारे पास रिस्पॉन्स क्या जाएगा, दैट इज इक्वल टू के पी प्लस के डी इंटू एस मल्टीप्लाइड बाई जी एस अपॉन 1 प्लस दिस के पी प्लस के डी एस इंटू जी एस एच एस। ठीक है, इट सिंपली मीन्स अगर हम इसको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की तरफ से देखते हैं तो जीएस हमारा एक स्पेसिफाइड है। ठीक है, फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, जी एस will be equated to omega n square upon s plus twice eta omega n। ठीक है, ये वैल्यू आप यहां पुट अप कर सकते हो। इसके बाद हमें सी एस अपॉन आर एस इवेल्युएट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू के पी प्लस के डी इंटू एस इंटू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन एस प्लस द के पी प्लस के डी इंटू एस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, एच एस इज इक्वल टू 1 फॉर अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम एंड यूनिटी फीडबैक सिस्टम स्पेसिफिकली। ठीक है, तो हमारे पास Cs upon Rs, this function will be equal to Kp plus Kd into S into omega n square अपॉन, इस एक्सपेंशन को खोल लेंगे तो हमारे पास यहां से एक s की टर्म मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगी एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन प्लस के डी एस। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सॉरी के डी इंटू एस प्लस दिस कांस्टेंट के पी ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, सिंस द सिस्टम रिस्पॉन्स इज इंटैक्ट, अगर हम यहाँ पे निकालें सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, हमारे पास इम्पल्स अगर इनपुट है तो हम डायरेक्टली इसका लाप्लास इनवर्स ले लें तो हमारे पास फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर हमें निकालना है स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है, स्टेप रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो स्टेप रिस्पॉन्स सी एस, ये हो जाएगा हमारे पास आर एस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस एंड यूनिट स्टेप सिग्नल इज बीइंग प्रोवाइडेड एज एन इनपुट। तो इसकी वजह से आर एस की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एस, यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाय के पी प्लस एस टाइम्स के डी ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा हमें 1-2 मिनट वेट करना पड़ेगा हो सकता है।
आर यू एबल टू सी नाउ? यस हेलो, सर। यस सर। चलिए ठीक है, यस सर। ठीक है। तो यस सर। हमने ये फंक्शन इवेलुएट कर लिया, मतलब फाइनली इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज को ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ओमेगा एन दिस प्लस के डी इंटू एस प्लस ओमेगा के पी इंटू ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ए अपॉन एस, अगर हम इस चीज का पार्शियल फ्रैक्शन करें तो यहाँ हो जाएगा ए अपॉन एस प्लस बी एस प्लस सी अपॉन समथिंग। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही है। हाँ बेटा एक मिनट मेरे को सर जरा सर होल्ड पे। बोल ही ना रहे तो आवाज कहाँ हाँ से हाँ आएगी? एक मिनट बेटा, मैं होल्ड पे हूँ थोड़ा सा, आ रही है ना अब तो? हेलो आ रही यस हेलो, सर, है आ ब्रो, आ रही रही है। है। हाँ तो एक मिनट जरा मेरे को एक मेल करनी है, मैं एक मिनट लूंगा आप लोगों का। अबे यू यूटी का क्या लिखा है सर ने? यूटी के आगे क्या लिखा है, यूटी इज इक्वल्स टू यस के सर। डी, के डी है वो, के डी डॉट डेरिवेटिव ऑफ, ये चीज हमने कल बताया था ना, डिस्कस किया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव हम इवेल्युएट करते हैं, नहीं याद आया नहीं आया? यस सर। हाँ तो सर वो फंक्शन का दिख नहीं रहा है वैल्यू ना जब, सर यहाँ से? मतलब अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है चलिए हो गया। हाँ तो चल दे, ठीक है, तो अभी क्या है, हम इस चीज को इवेल्युएट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज ए अपॉन एस प्लस बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन प्लस के डी टाइम्स एस प्लस के पी टाइम्स ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अल्टीमेटली हमें क्या, हमारा मोटो है, हमारा मोटो है ये चीज इवेल्युएट करना। ठीक है, इससे क्या है, अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, ए अपॉन एस ज्यादातर क्वेश्चन में या तो ए कांस्टेंट आएगा ए की वैल्यू, तो दैट विल बी वन अपॉन एस किसका होता है, दैट इज इक्वल टू यू टी। ठीक है, यहाँ पे कुछ फंक्शन आएगा वो भी साइन और कॉस की फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है, यानी एक तरह से डैम्पिंग फैक्टर की ही तरीके से मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हमारी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, एंड डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी एज वेल एज डैम्पिंग रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस चीज को हम कंपेयर कर सकते हैं विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का डिनोमिनेटर कहता है कि एस स्क्वायर, क्या है डिनोमिनेटर, स्टैंडर्ड इक्वेशन डिनोमिनेटर वो होता है हमारे पास एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ये चीज होती है। ठीक है, ओनली जो हमने स्पेसिफिकली यहाँ लिखा था, यहाँ कहीं नहीं लिखा था, ओपन लूप सिस्टम में था। ठीक है, ये ओपन लूप सिस्टम है, बट क्लोज लूप फंक्शन का स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर ये है। तो अगर हम इस चीज को कंपेयर करें तो दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस कंप्लीट थिंग,
एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस कंप्लीट थिंग। ठीक है, यानी कि अगर हम कंपेयर करें विद स्टैंडर्ड इक्वेशन तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन होती है यहाँ पे, इस सिस्टम के लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू के पी ओमेगा एन स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, यानी कि इट सिंपली मीन्स अंडर रूट ऑफ के पी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नेचुरल frequency of the system is reduced or increased by a factor root of kp। ठीक है, तो जो भी वैल्यू होगी मेरी वो मेरी क्या इफेक्ट करेगी, रूट kp टाइम्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज कर देगी। एंड इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या चेंज आएगा, यहाँ पे मेरा मुझे डैम्पिंग रेशियो इवैल्यूएट करना है, तो डैम्पिंग रेशियो ट्वाइस ऑफ ईटा ओमेगा एन is equal to this complete, which is equal to twice of eta omega n plus kd of the system। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या लिखें, लेट डैश लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डैश लगा लेते हैं, नेचुरल यहाँ पे डैश लगाते हैं। ठीक है, डैश रिप्रेजेंट्स माय द स्टैंडर्ड इक्वेशन वैल्यूज। ठीक है, dash represents my standard values whereas this represents my actual values of the system। ठीक है, तो अब यहां से हमें ईटा की वैल्यू अगर हमें इवैल्यूएट करनी पड़ी तो ईटा क्या आएगा मेरे पास, ट्वाइस ऑफ, नहीं यहाँ पे ईटा डैश विल बी इक्वल टू, बेटा माइक किसका ऑन है, ऑफ कर लो। सर एक बात कहनी थी। हाँ विकास। सर बीच बीच में ना ये एकदम ब्लर हो जा रहा है और बहुत टाइम तक रह रहा है सर। बेटा फिर उससे हो रही है दिक्कत। बारिश की वजह से ना आपके नेटवर्क प्लस माइनस हो रहे होंगे, मतलब कभी आ रहे होंगे कभी थोड़ा सा कम हो रहे होंगे। ठीक है, बट रिकॉर्डेड लेक्चर जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो अच्छा खासा है। ठीक है, आई कैन सी ऑल द थिंग्स। ठीक है, मैंने भी क्या किया, सेकेंड लॉगिन से आई कैन विजुअलाइज जो आपको नजर आ रहा है, तो आई कैन सी कि मेरे कुछ सारी चीजें लगभग सही आ रही हैं, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगा विकास। ठीक है, मोर ओवर आई विल बी शेयरिंग देम ऑन यूट्यूब नाउ, तो मैं यूट्यूब के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा एज पर योर डिमांड। आप लोगों की कुछ डिमांड थी कि आप डाटा यूट्यूब पे मतलब कम कंज्यूम होता है, मोर ओवर सच एंड सच थिंग्स, तो हम यूट्यूब के लिंक्स जनरेट कर रहे हैं, जैसे ही जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, सारा इंटायर लेक्चर डाउनलोड करके देन वी हैव टू री अपलोड इट ऑन यूट्यूब, तो इट टेक्स टाइम, और उस चीज को करके वी विल बी प्रोवाइडिंग इट टू यू। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अभी हमारे पास ईटा ओमेगा एन, ईटा डैश विल बी इक्वल टू दिस थिंग विच इज इक्वल टू ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ईटा and omega n upon this omega n dash। omega n dash अगर हम बात करें यहां से वैल्यू रख सकते हैं, ये वाली रूट ऑफ के पी अंडर रूट ऑफ के पी ओमेगा एन, ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, प्लस के डी टाइम्स, के डी टाइम्स क्या हो जाएगा, के डी अपॉन ट्वाइस अंडर रूट। सर जी इतने कोने का दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मैं कर दूंगा, चेंज कर दूंगा बेटा। जी ठीक है, अल्टीमेटली हम यहां से ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि दैट डैम्पिंग रेशियो इज इंक्रीज्ड। ठीक है, मैं इसको लिख ही दूं, तो ये चीज ऑब्जर्व नहीं हो रही ना, वी कैन राइट इट एज प्लस टाइम्स ऑफ के डी अपॉन ट्वाइस अंडर रूट ऑफ के पी ओमेगा एन। अब नजर आ रहा है दिस पार्ट। ठीक है, यस सर। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ईटा डैश
अगर हम ऑब्जर्व करें तो डैम्पिंग रेशियो है, द डैम्पिंग रेशियो इज ऑब्जर्व्ड, मतलब इज इंक्रीज्ड बाय दिस फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे तो इफेक्ट हुआ ही हुआ, जो कुछ भी हुआ। ठीक है, ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा, चलो हमने कैंसिल कर दिया, तो केपी बाय अंडर रूट पी। ठीक है, तो इससे हमारा डेविएशन हुआ थोड़ा बहुत। मोर ओवर दिस इज ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट डैम्पिंग रेशियो इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो जैसे इंक्रीज्ड हो जाएगा तो हमारा जो सिस्टम है, डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज होने की वजह से जो ओवरशूट्स आ रहे थे, ठीक है, दिस पीक, दिस इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो अब हमारे पास जो नई जो पीक मिलेगी वो थोड़ा सा नीचे मिलेगी, डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज हो जाएगी तो। ठीक है, क्लियर। मोर ओवर द डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी भी अगर हम देखें, अगर Kp की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो Kp की वजह से द डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने की वजह से सिस्टम कैन टेक अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो ये इफेक्ट्स हैं ऑफ यूजिंग अ पीडी कंट्रोलर। ठीक है, मोर ओवर अगर इसको समराइज करें तो पीडी कंट्रोलर का काम क्या है, तो पीडी कंट्रोलर इज यूज्ड टू बेसिकली इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम विदाउट इफेक्टिंग द स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, यानी कि ईएसएस से जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो ईएसएस पे इसका कोई भी इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। ओनली एंड ओनली जो ईएसएस क्या है, अगर हम ईएसएस की बात करें तो ईएसएस हमारा निकलेगा यहां से, ईएसएस इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस डॉट ईएस। ठीक है, तो ईएस क्या है हमारे पास, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस डॉट ईएस इज इक्वल टू 1/1 प्लस जीएस एचएस। ठीक है, इसका एंड सॉरी ईएस मल्टीप्लाइड बाय आरएस, ये फंक्शन है। तो हमारे पास पता है फॉर अ स्टेप रिस्पॉन्स, अगर हम स्टेप रिस्पॉन्स की बात करें तो आरएस, स्टेप रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो एस डॉट 1/1 प्लस द जीएस ऑफ द सिस्टम, गेन ऑफ द सिस्टम हमारे पास ये है फाइनली। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू केपी प्लस KDS multiplied by omega n square upon s square plus twice eta omega n plus KD multiplied by s plus KP omega n square। ठीक है, ये चीज आ गई, मल्टीप्लाइड बाय RS। RS पार्ट क्या है हमारे पास, 1/s। ठीक है, अब इस इंटायर फंक्शन में मैं अगर s की वैल्यू 0 डालूं तो दिस विल बी 0। ठीक है, दिस इंटायर थिंग विल बी 0। ठीक है, kp ओमेगा n स्क्वायर अपॉन kp ओमेगा n स्क्वायर। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, इट रिमेन्स सेम। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 1/1 प्लस दिस पार्ट, s की वैल्यू 0, यहाँ पे kp ओमेगा n स्क्वायर प्लस दिस इज 0, दिस इज 0, kp ओमेगा n स्क्वायर, kp ओमेगा n स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अगर आप मानते हैं कि अगर मैं इस पार्ट को रिमूव कर दूं सिस्टम में से, इस पार्ट को रिमूव करने के बाद भी जो मैं अगर इवैल्यूएट करूंगा स्टेडी स्टेट एरर, दिस विल रिमेन द सेम। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व क्या किया कि दैट स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम इज unaffected, only and only damping ratio as well as omega n are affected, which affects the transient response of the system। ठीक है, यानी कि जो सिस्टम में पीक्स वगैरह आ रही थी, ये चीज, ये इन चीजों को इफेक्ट किया इसने।
ठीक है, दिस इज इफेक्टेड, दिस पार्ट विच इज स्टेडी स्टेट पार्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है पीडी कंट्रोलर ट्रांजिएंट पार्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, स्टेडी स्टेट पार्ट को कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, एंड मोर ओवर द सिस्टम, यहां पे हमने ऑब्जर्व एक और चीज भी किया, सिस्टम का पोल मैक्सिमम पोल्स रिमेन्स द सेम, एस स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है यहाँ पे भी, पहले भी ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ही था। ठीक है, जब हमने ये कंट्रोलर नहीं लगाया था तो भी हमारे पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ही था। तो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है, अगर हम सिस्टम में ऑर्डर चेंज करते हैं यानी इंक्रीज करते हैं ऑर्डर को, तो हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इंक्रीज होता है। एंड दिस इज एक्चुअली डन विद द हेल्प ऑफ पीआई कंट्रोलर। ठीक है, तो ये सेम चीजें इवैल्यूएट कर सकते हो आप फॉर पीआई कंट्रोलर। ठीक है, जैसे जैसे मैंने इवैल्यूएट किए हैं, बेसिक इक्वेशंस ही हैं जो आप बार बार इवैल्यूएट करोगे, पुट करोगे वैल्यूज को, तो वहां पे आपको ऑब्जर्व ये होगा कि वहां पे एक एस क्यूब की टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा कंट्रोलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उस केस में। अब हमारे पास जो कंट्रोलर बनेगा फॉर अ पीआई कंट्रोलर, हमारे पास फंक्शन बनेगा केपी प्लस के आई अपॉन एस। ठीक है, दिस विल बी माई ई एस। तो वापस से आप ये सारी चीजें इवैल्यूएट करोगे फॉर के आई अपॉन एस। ठीक है, तो ये चीजें आपकी सारी इंटायर चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे आपके पास एक टर्म और आ जाएगी, तो हमारे पास वी हैव एन इंक्रीज नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स भी आप इवैल्यूएट करोगे, तो फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा, फाइनल कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं जो पीआई कंट्रोलर करता है, इट डिक्रीजेस द स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, जब हम डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट एस और मल्टीप्लाई कर दें, अभी आप यहाँ पे इक्वेशन मिटा दिया मैंने, अगर वहां पे एक एस कांस्टेंट और मल्टीप्लाई कर देते तो वो एस क्या करता, इंटायर फंक्शन डिनोमिनेटर को जीरो बना देता। ठीक है, तो एस की वैल्यू हम जैसे ही डालते वो फंक्शन की वैल्यू को इन्फिनाइट बनाता। तो स्टेडी स्टेट एरर सिस्टम की इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो मतलब इस एक और चीज जो वो करेगा, दैट इज मतलब नहीं कर पाता है, दैट इज द ट्रांजिएंट पार्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो पीआई कंट्रोलर और पीडी कंट्रोलर का सबसे बड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज यही है कि पीडी कंट्रोलर क्या करेगा, आपका ट्रांजिएंट पार्ट कंट्रोल करता है, पीआई कंट्रोलर हमारा द स्टेडी स्टेट पार्ट कंट्रोल करता है। अब दोनों ही पार्ट अगर हमें किसी कंट्रोलर को कंट्रोल करने हैं तो हमें कलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना है, जहां पे हमें पीआईडी कंट्रोलर यूज करते हैं। तो फाइनली हम पीआई कंट्रोलर को यूज नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि वो एक एडिशनल पोल ऐड करता है जो सिस्टम की स्टेबिलिटी, ठीक है, इफेक्ट करता है। ठीक है, ऑल्दो इट इंक्रीजेस माय स्टेडी स्टेट कंडीशंस, बट इसने क्या किया, एक पोल जीरो पे इंप्लीमेंट किया। जब मल्टीपल नंबर ऑफ पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, जब हम आगे पोल जीरो प्लॉट्स पढ़ेंगे, यानी यूनिट 3 और यूनिट 4 में जब हम पढ़ेंगे, तो यूनिट वहां से आपको पोल जीरो प्लॉट के बारे में कुछ वैल्यूज क्लियर होंगी। अगर हम यहाँ पे एक पोल है तो दैट इज सफिशिएंट कि द सिस्टम कैन बी स्टेबल, कैन नॉट बी स्टेबल। बट अगर हम यहाँ पे एक और पोल बना देते हैं एग्जैक्टली ओवरलैपिंग, ठीक है, यानी जीरो पे ही अगर हम दो पोल बना देते हैं तो सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। So because of multiple poles at origin, the system can reach in unstable region or the system can become unstable. तो इसलिए हम avoid करते हैं PI controllers को as well as prefer करते हैं हम PD controllers को। ठीक है, अगर हमें सारी चीजें कंट्रोल करनी है, द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एज वेल एज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, वहां पे हम PID कंट्रोलर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द ट्यूनिंग ऑफ द थ्री, यानी कि वहां पे ट्यूनिंग कैसे करते हैं हम पैरामीटर गेन्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ट्यून करके हमें केपी, केआई और केडी इन तीन वैल्यूज को हम इवैल्यूएट करते हैं फॉर डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज।
एंड अगर इसकी मिसमैच मिली तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, बाकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। आप मतलब एक बार इवैल्यूएट करना चाहें तो इवैल्यूएट कर लें, बट नॉट नेसेसरी। आपका इतना डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है, बट अगर कोई डाउट है तो आप डिटेल में जा सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली पीआईडी कंट्रोलर जो हमारे पास होता है, पीआईडी कंट्रोलर के बारे में जो ट्रांसफर फंक्शन उसका होगा, that will be equal to kp plus ki upon s plus s times kd, p for proportional, i integral, d for derivative। pid कंट्रोलर का यूज करते हैं। यहाँ पे भी फंक्शन क्या आएगा, सिस्टम ऑर्डर इंक्रीजेस। अगर एक ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है तो हमें उसके पार्शियल फ्रैक्शन कर पाने मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर एनालिटिकल प्रोसेसेस में पीआईडी कंट्रोलर और पीआई कंट्रोलर इवैल्यूएट नहीं होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इवैल्यूएट करते हैं सारी कंडीशंस, तो पीडी कंट्रोलर के लिए इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, आई हैव सप्लाइड योर प्रेजेंटेशंस टू यू। आज ही मैंने सप्लाई करी, मतलब आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अगर कुछ अननोन अनवांटेड लगता है उसमें तो आप मेरे को बता देना। ठीक है, तो पीआईडी कंट्रोलर्स की स्टडी इतनी ही थी कि हाँ, पीआईडी कंट्रोलर्स में इतना ही स्टडी है कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या करता है, इट इंक्रीजेज माय ट्रांजिएंट रिस्पांस। इंटीग्रल कंट्रोलर डिक्रीजेज माय स्टेडी स्टेट एरर। एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर जो हमारे ओवरशूट्स हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस में, उस चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या कर रहा है, हमारा द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इज इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या है, इट कंट्रोल्स माय राइज टाइम, पीक टाइम एंड सेटलिंग टाइम। इन पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है, जल्दी से जल्दी। ठीक है, यानी कि इन चीजों को वो जल्दी से जल्दी ऑब्टेन करता है। वेयर डेरिवेटिव कंट्रोलर कंट्रोल्स माय ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, स्पेशली टॉकिंग अबाउट एमपी, ओवरशूट्स। ठीक है, तो सिस्टम में जितनी भी ओवरशूट्स हो रही होंगी या अंडरशूट्स हो रही होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी पहले से। एंड आई कंट्रोलर क्या करता है, इट रिड्यूसेस स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, और स्टेडी स्टेट में कंट्रोल करता है, ईएसएस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट डिस्कशन करने के बाद आपको यही मिलेगा। ठीक है, कंक्लूडिंग पार्ट इज दिस। ठीक है, पी कंट्रोलर ट्रांजिएंट करता है, डी कंट्रोलर ट्रांजिएंट करता है, आई कंट्रोलर हमारा स्टेडी स्टेट रिमूव करता है। ठीक है, अब पीडी कंट्रोलर क्या करेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी इंटायर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्सेज आर इंक्रीज। पीआई कंट्रोलर क्या करेगा, ट्रांजिएंट पार्ट तो इंप्रूव होगा, बट इसके साथ साथ स्टेडी स्टेट एरर भी कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और पीआईडी कंट्रोलर कलेक्टिवली, यानी ये चीज ट्रांजिएंट पार्ट, ये स्टेडी स्टेट पार्ट, तो इट पीआईडी कंट्रोलर ऑपरेट्स ऑन ऑल दीज थिंग्स, स्टेडी स्टेट भी और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी। तो सिस्टम का ओवरऑल गेन इंक्रीजेस। ठीक है, द रिस्पॉन्स इंक्रीजेस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पीआईडी कंट्रोलर्स। इतना ही है, ज़्यादा डिटेल में अगर आपको चाहिए तो मेरे को इंडिविजुअली पिंग कर लेना। आई विल बी सप्लाइंग सम कंटेंट टू यू। ठीक है, बट ओवरव्यू आपको चाहिए था, ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया कि व्हाट कंट्रोलर डज
व्हाट काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, क्या कौन सा कंट्रोलर क्या करता है वो चीज मैं आपको बता दी। पी कंट्रोलर, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको याद कर लो, बार बार याद कर लो, क्योंकि एट लास्ट टाइम ये चीज रिकॉल नहीं हो पाती है कि पी क्या कर रहा था, आई क्या कर रहा था, डी क्या कर रहा था। ठीक है, तो इस चीज को याद कर लो। ओके सर। सर हाँ बेटा। सर आपने कहा पीआई कंट्रोलर स्टेडी स्टेट का एरर इंप्रूव करता है और ट्रांजिएंट में एरर बढ़ाता है, वो है ना ट्रांजिएंट सर? बढ़ाता नहीं बेटा, ट्रांज ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इज इंक्रीज। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इंक्रीज होना मतलब राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम को डिक्रीज करता है वो। देखो अगर आप पीआई में पीआई में जो होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। यस, ठीक है, देखो व्हाट इज राइज टाइम, इट डिक्रीजेस दिस, इट डज नॉट इंक्रीजेस दिस बट इट डिक्रीजेस दिस। ठीक है, तो अगर मैं पहला एक दो रिस्पॉन्सेज आपके सामने प्लॉट करता हूं। पहला रिस्पॉन्स तब है जब हम पीआईडी कंट्रोलर यूज नहीं करते हैं। लेट्स कंसीडर, ठीक है, दिस इज माय टाइम, दिस इज माय सीटी। ठीक है, अब अगर मैं दिस पीआई कंट्रोलर का यूज करता हूं तो रिस्पॉन्स मेरा कुछ फास्ट रहेगा। दिस रिस्पॉन्स बिकम्स स्लाइटली फास्ट। ठीक है, दिस रिस्पॉन्स बिकम्स फास्ट। ये रिस्पॉन्स क्या हुआ, राइज टाइम, सॉरी ये गलत हो गया, ओवरशूट नहीं कंट्रोल हुआ है, ओवरशूट उतना ही रहेगा, याद रखना। दिस ओवरशूट रिमेन्स द सेम। इस टाइप से चेंजेस रहेंगे। ठीक है, यानी ओवरशूट्स पे इफेक्ट नहीं आया, बस ये वेव क्या हो गई, कंप्रेस हो गई थोड़ी सी। ठीक है, अब दिस इज द इफेक्ट ऑफ, मतलब ये चीज है इफेक्ट ऑफ आई कंट्रोलर। यहाँ पे ये जो मेरा सेटल डाउन हो रहा था, बहुत लंबा टाइम लेने के बाद सेटल डाउन होता, वो अब शॉर्ट टाइम में सेटल डाउन हो जाएगा। एज वेल एज दिस एरर, अगर थोड़ी बहुत एरर एग्जिस्ट कर रही थी, मान लिया थोड़ी बहुत प्लस माइनस चलती जा रही है, तो दिस एरर विल बी परफेक्टली जीरो। ठीक है, तो ये है वर्क ऑफ आई कंट्रोलर। आई कंट्रोलर क्या है, किसी भी एरर को फाइनली जीरो कर देता है, थोड़ी थोड़ी असेंबल करता रहता है एंड फाइनली वो जीरो करता रहता है। तो सर इसका रीजन क्या बताया था आपने, इसे यूज नहीं करना चाहिए? पीआई कंट्रोलर का, हाँ सर, कहा था ना एक एक्स्ट्रा पोल आ जाता है इसमें। हाँ, सिस्टम में एक एक्स्ट्रा पोल इंजेक्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था, सिस्टम में आप एक इंजेक्ट कर देते हो एक पोल को, यानी कि अगर आप देखोगे ये मेरा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज। ये टाइप 2 सिस्टम था पहले, सॉरी ऑर्डर 2 सिस्टम था, ऑर्डर 2। तो अब आफ्टर अप्लाइंग अ पीआई कंट्रोलर, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड। इन चीजों को ज्यादा डिटेल में आप जब रूट लोकस प्लॉट पढ़ोगे ना, तब पढ़ोगे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज टाइप ऑफ द सिस्टम। पोलर प्लॉट पढ़ोगे, रूट लोकस पढ़ोगे, तो वहां पे ये चीजें क्लियर होंगी कि ऑर्डर से क्या इफेक्ट आता है और टाइप से क्या इफेक्ट आता है। बट मैं बता रहा हूं आपको कि अगर ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज तो ट्रांजिएंट थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है, नो डाउट, नॉट अ प्रॉब्लम। बट यस, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम से स्टेबिलिटी कैन बी गॉन। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक पोल पहले से था एंड मैं यहाँ पे एक और पोल क्रिएट कर देता हूँ जीरो पे ही, इस जीरो वाले पॉइंट पे ही, या फिर इस पूरी इमेजिनरी एक्सिस पे मैं कोई भी दो पोल एग्जिस्ट कर देता हूँ, मल्टीपल पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो सिस्टम मेरा अनस्टेबल हो जाएगा। यहां पे अगर मैं क्रिएट कर दूं दो पोल, तो मेरा सिस्टम अनस्टेबल नहीं है एलएचएस में, लेफ्ट हाफ प्लेन में, लेफ्ट हाफ प्लेन में एलएचपी में। और आरएचपी में अगर मेरा एक भी पोल आ गया, जीरो आ गया, तो सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल स्ट्रेट थ्रू। ठीक है, यानी यहां पे मेरा चाहे क्रॉस आ जाए चाहे जीरो आ जाए सिस्टम का, तो मेरा सिस्टम, मैं बिना सोचे समझे कह दूंगा सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, बट अगर वो एक बाउंड्री पे है, यानी कि यहां पे क्या है, अनस्टेबल
एंड यहाँ पे है हमारे पास स्टेबल। एंड इन अगर इस लाइन पे आ गए तो क्या होगा, इस लाइन पे अगर होता है तो सिस्टम कैन बी मार्जिनली स्टेबल, यानी कि अंडर सम कंडीशंस इट कैन बी अ स्टेबल, अंडर अगर वो कंडीशंस फेच नहीं होंगी सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ मार्जिनल स्टेबिलिटी। तो मार्जिनल स्टेबिलिटी ये डिफाइन करती है अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स जीरो पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर डबल पोल एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रिपल पोल एग्जिस्ट कर रहा है एट द सेम पॉइंट, ठीक है, तो सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। हाँ, ऑल्दो इस इमेजिनरी एक्सिस पे एक पोल यहां लाई कर रहा है, एक यहां लाई कर रहा है, एक यहां लाई कर रहा है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम टू अस, ठीक है, ये बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर एक पोल एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे एक और, एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, इस ऑर्डर ने क्या किया, एक अगर पोल उसी जगह पे और क्रिएट कर दिया जहां पे पहले से ही एक पोल था, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, what will the system be, it will be अनस्टेबल unstable हो जाएगा। बस सिस्टम की स्टेबिलिटी नहीं इंप्रूव करी, सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर दी, ठीक है। बट यस दिस एरर इज रिड्यूस्ड, पीआई कंट्रोलर ने एरर कम कर दिया, है ही नहीं, ना के बराबर या जीरो हो गई, लेकिन एरर जीरो होने से हमारा काम नहीं बना, सिस्टम ही अनस्टेबल हो गया हमारे लिए। तो हम उस सिस्टम का क्या करेंगे जो सिस्टम ही अनस्टेबल हो गया, वो क्या निकालेगा स्टेडी स्टेट एरर से। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो सिस्टम अनस्टेबल हो गया तो हमारे लिए सिस्टम ही खत्म हो गया। फिर हम उसका ये नहीं मेजर करेंगे यस द स्टेडी स्टेट एरर इज दिस, ठीक है। सिस्टम हम इसीलिए कभी भी कंडीशन डालते हैं तो कंडीशन डालते हैं स्टेबल सिस्टम के लिए। अगर हमारे पास सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है सॉरी, अगर सिस्टम अनस्टेबल है तो हमारे लिए वो डाटा ही खत्म हो गया, खत्म, वैल्यू खत्म। हम किसी भी तरीके से अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबल में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बाय अप्लाइंग सम कंट्रोलर्स, बाय अप्लाइंग सम कंपनसेटर्स। आप पढ़ोगे आपके बाद में, यू विल स्टडी दीज थिंग्स इन डिटेल, कि हम कंपनसेटर्स को ऐड करके इस ओरिजिन को हम शिफ्ट कहीं और कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी आएगी आपके पास। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस एक्सिस को कहीं और शिफ्ट करके हम सिस्टम को, उस पॉइंट को हम लेफ्ट साइड में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट साइड में कंसीडर कर लेंगे तो हमारे लिए सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो हम कोशिश हर बार यही करेंगे, कंपनसेटर्स की हेल्प से ये चीज हम फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। क्लियर? अब समझ में आ गया व्हाट इज पीआई कंट्रोलर? यस सर। हाँ, तो इसलिए हम पीआईडी कंट्रोलर्स, आप पढ़ोगे तो आपको पीआईडी कंट्रोलर पे बहुत सारा रिसर्च मटेरियल मिलेगा, ठीक है, रिसर्च पेपर्स अगर आप पढ़ोगे तो। बट पीआईडी कंट्रोलर्स की ट्यूनिंग करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो बहुत लोग इसमें प्रॉब्लम में फंसते हैं कि कैसे हम इन पीआईडी कंट्रोलर्स को ट्यून करें। हमें ट्यूनिंग के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें नहीं मतलब कि ट्यूनिंग क्या हो रहा है, कैसे हो रही है, केपी कैसे निकला, केडी कैसे निकला, केआई कैसे निकला, ये चीज हमें इवेल्युएट ही नहीं करनी। बस हमें इतना पता होना चाहिए व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पी कंट्रोलर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डी कंट्रोलर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आई कंट्रोलर, ठीक है। वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में एमपी को डिक्रीज करता है, ये स्टेडी स्टेट को डिक्रीज करता है, ठीक है। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो मेरे ख्याल से ये यूनिट 2 का लास्ट पॉइंट है, एंड इसके बाद टाइम नहीं रहा, मेरे को एक टॉपिक और पढ़ाना था अबाउट यूनिट 1, अभी धीरे धीरे हम पढ़ लेंगे उसे। यूनिट 1 में हमने सर्वो मोटर्स पढ़नी थी, सर्वो मैकेनिज्म्स, ठीक है। व्हाट आर सर्वो मैकेनिज्म, सर्वो मोटर्स, उन चीज़ों के बारे में हम कल पढ़ेंगे, एंड वी विल डिस्कस द। सर ये सीएस का पार्ट है? बेटा आवाज कटी थोड़ी सी। सर ये सीएस का ही पार्ट है? मतलब ये तो मशीन में पढ़ते थे सर्वो मोटर और सर्वो मैकेनिज्म, तो हम बेटा सर्वो मोटर्स आर स्पेशली डिजाइन मोटर्स फॉर कंट्रोल पर्पस। हालांकि आप उसको
मशीन में काउंट कर सकते हो, बट यस दोज मोटर्स आर स्पेशली डिजाइन फॉर कंट्रोल पर्पस। तो उनकी स्पीड हम रेगुलेट करते हैं, एंगल्स हम रेगुलेट करते हैं अपनी डिजायर्ड। जैसे स्टेपर मोटर है, ठीक है, आप उसमें क्या कर रहे हो, आप उसके स्टेप एंगल को चेंज कर रहे हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो स्टेपर मोटर्स भी आप पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यस कुछ चीजें ऐसी ओके हैं सर। जो आप दोनों में कॉमन कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हम इस चीज को ध्यान देंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेपर मोटर्स। हालांकि आप मशीन्स में भी आप यूनिट 5 में स्पेशल मोटर्स पढ़ोगे, वहां पे भी आप स्टेपर मोटर्स पढ़ोगे। तो क्या मैं एक ही जगह पढ़ाऊं, द प्रॉब्लम इज, ठीक है। बट एज पर योर सिलेबस, अगर मैं अलग अलग पर्सन होता, डिफरेंट पर्सन, तो आई वुड हैव गॉन फॉर 2 डिफरेंट थिंग्स, है ना। वहां स्टेपर मोटर भी पढ़ा था कोई, और कोई यहाँ पे भी स्टेपर मोटर पढ़ा था। तो इट इज अ पार्ट ऑफ सर्वो मोटर, इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, एंड 99% हम जो है जो कंट्रोल सिस्टम में मोटर यूज करते हैं वो डीसी टाइप सर्वो मोटर यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसकी एक वाइंडिंग हम एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। नहीं, डीसी मोटर जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट पोल हम यूज कर लेते हैं, तो हमारे पास केवल एक वाइंडिंग बचती है जो हमें कंट्रोल करनी है। परमानेंट मैग्नेट हो गई ना एक पोल, तो एक वाइंडिंग, तो फील्ड। तो इसलिए एफिशिएंसी ऑफ यस सर। सर्वो मोटर्स आर इंक्रीज। तो हम सर्वो मोटर्स के बारे में इतना ही बताऊंगा मैं अभी फिलहाल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कंक्लूड करेंगे वो सर्वो मोटर से स्टार्ट होगा। सर्वो मोटर से देन वी विल गो टू स्टेपर मोटर्स, एंड वी विल फाइनली एंड ऑन सिंक्रोनस ट्रांसमीटर्स, ठीक है। सिंक्रोनो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं उस पर हम फाइनली इस सेशन को एंड करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक लेक्चर या 2 लेक्चर में ये चीज कवर हो जाएगा। उसके बाद 100% आपकी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 विल बी कंप्लीटेड। एंड टुडे ये यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। यूनिट 1 के अभी मैंने 3 टॉपिक छुड़वाए थे, वो मैं कवर कर दूंगा विद इन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, ठीक है। वो इसलिए समझाए थे, उसलिए छुड़वाए थे ताकि आप थोड़ा सा इन चीजों को पढ़ लो, ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या होता है। देन वहां से यहां से हम कंपेयर करेंगे उन मोटर का रिस्पांस टाइम, ठीक है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए, एनीवन एल्स, किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक क्विज आया होगा आप लोगों के साथ मेरे ख्याल से। का सिलेबस बता देना एक बार। यूनिट 2, एंटायर यूनिट 2, ठीक है। ओके। हाँ, एंटायर यूनिट 2, 3 क्वेश्चंस विल बी न्यूमेरिकल एंड 3 क्वेश्चंस विल बी ऑफ थ्योरी पार्ट। तो न्यूमेरिकल पार्ट पे भी स्ट्रेस दें, ठीक है। टाइम रिस्पांस स्पेसिफिकेशन पे न्यूमेरिकल आएगा। ओके सर। द सिस्टम रिस्पांस पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, कि आपका सिस्टम दे दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना आना चाहिए आप लोगों को। तो इस टाइप से मैं कल क्वेश्चन दूंगा। हालांकि क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत सिंपल वाले होंगे, बट ऑल्दो यू हैव टू सॉल्व देम। चलिए, तो एक क्विज अटेम्प्ट करो, एंड इन द मीन टाइम यू कैन लीव द क्लास। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो ही और शी कैन स्टे, कैन आस्क, शी कैन आस्क, सर अभी तो जो कुछ भी है। नहीं है। आ गया होगा बेटा, आ गया, आ गया सर, आ गया। आ गया। यू नीड टू अपडेट बेटा, जस्ट